आ जाएंगे सभी साथी क्लास में। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। साथियों, कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते हम लोगों की क्लासें नहीं हो पाई, जिसके चलते हमारे पूरे परिवार को, पूरे समता कोचिंग परिवार को खेद है। हम क्षमा प्रार्थी हैं आप सभी लोगों से, क्योंकि जो आप लोगों ने विश्वास जताया है उसी विश्वास पर हम लोग टिके रहें। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं साथियों, प्रयासरत हैं आप लोगों की सेवा में। तो लास्ट सेशन में हम लोग परिषद अधिनियमों पर बात कर रहे थे, और जो परिषद अधिनियम थे, परिषद अधिनियमों मैंने आपको बताया होगा कि इन परिषद अधिनियमों का एकमात्र उद्देश्य था कि इन भारतीयों को भी शासन में भागीदारी देना। क्योंकि भैया अब तक हमने देख लिया है ना, 1857 की जैसे ही क्रांति हुई, इन अंग्रेज़ों को लगा कि भैया अब ऐसा काम नहीं चलेगा, जब बल्कि हमको भारतीयों को भी शासन में भागीदारी देनी पड़ेगी। तो 1861 में मैंने आपको बताया होगा कि जो AILC थी उसमें शामिल किया गया था 3 लोगों को, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सरदिनकर राव को। उसके बाद 1892 में भी इसका भी उद्देश्य यही है कि भारतीयों को शासन में भागीदारी देना, क्योंकि ये भी परिषद अधिनियम है। क्योंकि फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि चुनाव हुए। ये 1892 का जो परिषद अधिनियम था, इसका एक महत्वपूर्ण इस एक्ट की विशेषता थी कि इस यहाँ पर चुनाव हुए, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया होगा। बल्कि कौन से शब्द का प्रयोग हुआ कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया, इस शब्द का प्रयोग हुआ। अंग्रेजों ने कहा कि अगर हम इन भारतीयों के समक्ष चुनाव शब्द का प्रयोग कर देंगे तो ये समझ जाएंगे इलेक्शन होते क्या हैं, ये समझ जाएंगे चुनाव होते क्या हैं। इसलिए इन्होंने चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया साथियों। और 1892 में इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि साथियों 1885 में अब कांग्रेस बन चुकी है, कांग्रेस बन चुकी है। बात समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं पीछे तो हम लगे हुए हैं, पीछे हम लगे हुए हैं इनके। उसके बाद आता है 1909 का परिषद अधिनियम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1909 का परिषद अधिनियम आया, इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। जो मार्ले साहब हैं और एक मिंटो साहब, मार्ले कौन है? मार्ले हैं भारत सचिव, भारत सचिव। मिंटो कौन है? मिंटो है वायसराय, वायसराय। यानी कि जो पहले वाला होगा वो भारत सचिव होगा, दूसरे वाला वायसराय होगा। हालांकि ट्रेग वाले मास्टर है नाम, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला वाला क्या है? भारत सचिव है, दूसरा जो है वो वायसराय है, ठीक है भैया। ये जो 1909 का जो फेज़ चल रहा है, यही वही फेज़ चल रहा है साथियों। इस समय कांग्रेस का द्वितीय चरण स्टार्ट हो चुका है, कांग्रेस का द्वितीय चरण स्टार्ट हो चुका है। और वो क्या है? वो है उग्रवादी। तो यहाँ पर उग्रवादी लोग आ चुके हैं, है ना भैया। पहला क्या था? पहला कौन सा चरण था? तो उदारवादी चरण था, उसके बाद उग्रवादी चरण था, उग्रवाद, है ना। तो यहाँ पर उग्र राष्ट्रवाद आपको दिखाई देगा, एक्सट्रीमिस्ट आपको दिखाई देंगे। अब जो महारानी है, अब महारानी न्याय का झरना नहीं है जैसे उदारवादी लोग सोचा करते थे। क्योंकि देखिए इनके काम करने के तरीका अलग अलग थे। जो कांग्रेस के जो लोग थे, इनके काम करने के तरीका अलग थे। जो उग्रवादी थे उनके तरीका अलग थे, और जो उदारवादी लोग थे उनके तरीका अलग थे। जो उदारवादी लोग सोचते थे कि ये जो महारानी है, महारानी न्याय का झरना है, न्याय का झरना है, आप माई बाप हैं महारानी जी, थोड़ी सी नज़र ज़रा हम पर भी देख लीजिएगा। क्योंकि ये लोग सोचते थे साथियों, ये लोग सोचते थे, कांग्रेस के जो प्रथम फेज था, ये लोग सोचते थे कि जो महारानी है, जैसा कि इंग्लैंड में डेवलपमेंट था, ये सोचते थे कि वही डेवलपमेंट हमारे भारत में भी होगा। कि भारत में लोग, वहाँ पर इंग्लैंड में लोकतंत्र है,
जो सुविधाएं हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो हमारे यहाँ पर भी होगा। ये लोग ये सोचते थे, लेकिन जैसे ही इन्हें बाद में पता चला तो दिक्कत आई। लेकिन साथियों अब तक क्या हो चुका है, अब तक उग्रवादी लोग आ चुके हैं कांग्रेस में भी, और कांग्रेस में जैसे ही उग्रवादी लोग आए तो उग्र राष्ट्रवाद हमको सामने दिखाई दिया। उग्र राष्ट्रवाद, एक्सट्रीमिस्ट। और उग्र राष्ट्रवादी जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे, वो अब जो है महारानी न्याय का झरना नहीं है, अब भाई साहब हम अपने आप देख लेंगे, हम अपने आप देख लेंगे। ये कहते थे कि तुम यार टर टर करके मतलब एक साल में कांग्रेस का एक अधिवेशन कर लेते हो, एक सेशन बुला लेते हो, ऐसा काम नहीं चलेगा, ऐसा आज़ादी थोड़ी ना मिल जाएगी, ऐसा हमारी संविधान यात्रा थोड़ी ना पूरी हो जाएगी, बल्कि हमको कुछ अलग करना होगा। तो उग्र राष्ट्रवाद इस समय चरम पर है भाई साहब। इस समय क्या है, उग्र राष्ट्रवाद चरम पर है। इस समय उग्र राष्ट्रवाद चरम पर है साथियों। ये वही समय है 1905 के बाद का समय जो है। दूसरी बात, और साथियों इस उग्र राष्ट्रवाद को भी दबाना है। ये अंग्रेज जो है ये बड़े चालाक हैं, क्योंकि बात ये है क्योंकि लोग एक ना हो जाएं, किस प्रकार से लोग एक ना हो जाएं, और जब लोग एक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम पर हावी हो जाएंगे, अंग्रेज सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं इनमें फूट डालो और शासन करो। इनमें फूट डालने का प्रयास किया जाएगा अब हमें फूट डालने का प्रयास किया जाएगा भारतीयों में। तो प्रयास किए गए इनके द्वारा, और ये वही समय चल रहा है इस समय साथियों। 1906 में क्या हो चुका है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो चुका है। मुस्लिम लीग का क्या हो चुका है, गठन हो चुका है इस समय, ये वही समय है। और कौन सी घटना हो रही है, और घटना हो रही है भैया 1905 की। 1905 में क्या हो जाए, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन भी इस समय हुआ, और बंगाल विभाजन के पीछे कौन था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिम बंगाल। क्योंकि पश्चिम बंगाल तो हमारे पास है, पश्चिम बंगाल तो हमारे पास है ही है। पूर्वी बंगाल जो है वो क्या बन चुका है, वो बांग्लादेश बन चुका है, वो बांग्लादेश बन चुका है। और ये कर्जन इतने चालाक थे, ये अंग्रेज कितने चालाक थे साथियों, क्योंकि मैंने आपको बताया इस समय उग्र राष्ट्रवाद चरम पर है, हमारे यहाँ राष्ट्रवादी लोग आ चुके हैं और राष्ट्रवाद चरम पर है। हम लोग एक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, और ये जो है एकता को तोड़ने का प्रयास करेंगे, एकता को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो बिल्कुल किया गया साथियों, किया गया। ये जो बंगाल विभाजन करने के बाद लॉर्ड कर्जन साहब गए ईस्ट बंगाल में, और वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया। जब उन्होंने भाषण दिया, भाषण में कहा कि देखो बंगाल वालों सुनो, हमने आप लोगों के वो कर दिया, हमने आप लोगों के लिए वो कर दिया जो आपके नवाब नहीं कर पाए, जो आप लोगों के नवाब नहीं कर पाए, हमने आप लोगों के लिए वो कर दिया। वहां तो वो बात बताई, लेकिन साथियों इसके पीछे क्या काम कर रहे हैं, ये इसके पीछे काम ये कर रहे हैं, इधर मुस्लिम लीग वालों से कहा, इधर मुस्लिम लीग वालों से कहा, मुलाकात करी, बुलाया कि अच्छा जी इधर आइए, कि हाँ बताओ, कि जिन्ना साहब इधर आओ। कि मुस्लिम लीग के पास गए ये लोग, कर्जन साहब गए। कैसा है देखिए कि कैसा रहेगा यदि हम आप लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दें। क्या मतलब समझे ना, हम मुस्लिम लीग वालों से कहा, क्योंकि ये तो अपने आप को मुसलमानों के हितैषी समझते थे कि हम ही मुसलमानों के हितैषी हैं, हम ही उनकी आवाज़ उठाते हैं, और कोई आवाज़ ही नहीं उठाता हमारी। कि मुसलमानों की आवाज़ और कोई उठाता ही नहीं, ये लोग ये सोचते थे मुस्लिम लीग वाले। तो मुस्लिम लीग वाले बुलाया कि अच्छा जी इधर आइए, कहाँ बताइए जी
कि कैसा रहेगा यदि हम आप लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दें मुस्लिम आबादी के लिए। मतलब ये क्या होता है साहब? मुस्लिम लीग वालों ने कहा कि ये क्या होता है कि सुनिए, मतलब आप लोगों को हम लोग क्या दे दें? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दें, सेपरेट इलेक्टोरल दे दें, कि जैसे यदि मुसलमानों की, जहां मुसलमानों का बहुमत है, बहुमत मतलब जानते तो हैं, जैसे 100 है, जैसे 100 की जनसंख्या है, यानी कि जहां पर 50% +1, यानी कि जहां पर 51 लोग होंगे वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव में खड़ा होगा। यानी कि जहां जैसी जनसंख्या उसका बहुमत यदि मिल जाए तो वहां वही कैंडिडेट खड़ा होगा। यानी कि इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने काम ये करा भैया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की बात कही, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली देने की बात करी मुस्लिमों को। तो मुस्लिम लीग वालों कहा करे, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, फिर इससे बढ़िया कौन सी बात है हमें? हम तो अपनी सरकार बनाएंगे और ये है और वो है, कि हम तो फिर हम ही बन जाएंगे। कि अच्छा, तो क्या दे दो कोई बात नहीं, दे दो कोई दिक्कत ना। तो क्या किया जा रहा है? ये क्या किया जा रहा है? ये समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, ये समाज की एकजुटता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, समाज का जो भाईचारा है, जो बंधुत्व है, जो एकता है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है इन अंग्रेजों के द्वारा। ये बीज है, ये बीज पड़ रहा है इस समय। ये बीज है इस समय, और ये बीज इस समय पड़ रहा है, लेकिन इसकी जो फसल कटेगी वो फसल कटेगी भारत के विभाजन से। भारत के विभाजन से इसकी फसल कटेगी साथियों। तो कहीं ना कहीं इन्होंने समाज को बांटने का प्रयास किया। इन्होंने मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया 1909 के परिषद अधिनियम से। क्योंकि साथियों, जो हमारा राष्ट्रवाद है उसको भी दबाना है इन लोगों को, और समाज में फूट डालनी है कि फूट डालो और शासन करो, ताकि राष्ट्रवाद आगे ना बढ़ जाए, लोग एकजुट ना हो जाएं। तो क्या साथियों ये चीज़ पहले से थी? ये चीज़ पहले ही थी क्या? अब नहीं है भैया, अब भी है, अब भी है। क्या अब समाज में फूट डालने का प्रयास नहीं किया जाता है क्या? क्या अब समाज में फूट डालने का प्रयास नहीं किया जाता है क्या? आप लोगों की एकता को ख़त्म नहीं किया जाता है क्या? बिल्कुल किया जाता है। आए दिन तुम लोग भाषण देखते रहते हो, आए दिन भाषण देख रहते हो। हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गए। वो क्या भाषण दे रहे थे? वो कह रहे थे पश्चिम बंगाल में कि जहाँ उर्दू बोली जाती है वहाँ चले जाओ। क्या हो रहा है ये? और ये तो एक उदाहरण है, ना जाने जिन कितने ऐसे उदाहरण हैं साथियों जो समाज में फूट डालने का प्रयास करते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथी? यदि आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जा रहा है, यदि आपको जाति धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, आपको ऊंच नीच के नाम पर लड़ाया जा रहा है, तो क्या है ये समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, समाज की एकजुटता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर साथियों राष्ट्र को कमज़ोर किया जा रहा है, या फिर राष्ट्र को कमज़ोर किया जा रहा है? भाई साहब, ये राष्ट्र को कमज़ोर किया जा रहा है, ये राष्ट्र को कमज़ोर करने का प्रयास किए जा रहे हैं। तो बात करते हैं नागरिक की। नागरिक, अरे मैं पूछता हूं आप लोगों से कि आज़ादी के 75 साल बाद भी, संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी, क्या आज भी हम लोग नागरिक बन पाए? आज भी हम लोग नागरिक बन पाए क्या? नहीं बन पाए। हम लोगों को किसी विशेष जाति का बना दिया, विशेष धर्म का बना दिया, कि ऊंच नीच तमाम प्रकार से बांट दिया हम लोगों को। हम लोगों को नागरिक नहीं बनने दिया, इन लोगों ने नागरिक नहीं बनने दिया साथियों। मैं कह रहा हूँ इतिहास पढ़ने के बाद, संविधान पढ़ने के बाद आप लोग तो IAS PCS बनते रह गए, आप लोग अधिकारी बनते रह गए, लेकिन ये चालाकी नेता समझ गए, ये मशरूम लोग समझ गए इस बात को कि फूट डालो शासन करो क्या होता है। अंग्रेजों की नीति समझ गए ये लोग।
कि किस प्रकार से समाज में एकजुटता को खत्म करो और शासन करो। क्यों ये एक नेता आता है, बहुसंख्यक का समर्थन करता है और बहुसंख्यक उसको वोट दे देता है, उसकी सरकार बन जाती है। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हक अधिकार की, जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं, उनका वो दमन कर देता है आते ही। कभी उन पर कुछ चलवाता है, कभी उन पर कुछ चलवाता है। तो क्या हो रहा है? ये समाज को बांटने का ही तो प्रयास किया जा रहा है। तो मेरे साथी, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है हम लोगों को, जभी आप लोग एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। और नागरिक बन पाएंगे, मैंने कहा नागरिक, ये नागरिक बहुत बड़ा है मेरे साथी। नागरिक होता है जो व्यक्ति अपने गांव के प्रधान से सवाल ना पूछ सके, वो प्रधानमंत्री और विधायक सांसद की बात करेगा, वो उनका विरोध करेगा। अरे संविधान ने आपको वो सब कुछ दे दिया, संविधान ने आपको वो अधिकार दे दिए जिन्होंने आपकी कभी जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। बस कमी है तो आप लोगों को समझदारी की कमी है, आपको अच्छे शिक्षकों की कमी है। आजकल के शिक्षक भी मैंने देखे हैं, मेरे साथी, वो आपको साक्षर बनाना चाहते हैं, शिक्षित नहीं। बेटे, साक्षर होने में और शिक्षित होने में जमीन आसमान का अंतर होता है, मैं कह रहा हूँ। तो आपको साक्षरता के साथ साथ शिक्षित भी होना है और नागरिक भी बनना है। और नागरिक की परिभाषा यदि मुझे बतानी पड़ रही है, संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी, तो बेकार है भाई साहब जन्म लेना। मतलब लेवल ही खराब है, कुछ साफ ही है क्या कतई। चलिए, तो पहला काम यहाँ से ये हुआ, ये तो समझ गए आने के कारण थे और इन सब चीज़ों को दबाया गया, हमें फूट डाली गई इन अंग्रेज़ों के द्वारा। और पहला काम क्या हुआ? पहला काम ये हुआ, यहाँ से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि इस एक्ट के माध्यम से या इसके माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। ठीक है भैया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। पहली बात याद आई। दूसरी बात, अब तक हम जानते हैं कि जो AILC थी, अपनी ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, उसमें कितने मेंबर थे अब तक? अब तक हमारे न्यूनतम 10 थे और अधिकतम 16 थे। 1892 के परिषद अधिनियम से हम लोग देख चुके हैं। लेकिन 1909 के काउंसिल एक्ट से हम लोग देखेंगे कि जो AILC है, AILC जो है, इसकी सदस्य संख्या को बढ़ाकर 16 से 60 किया गया, 16 से 60 किया गया। यानी कि AILC में सदस्य संख्या को बढ़ाकर 16 से 60 किया गया। 16 मतलब क्या होंगे? मिनिमम होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे? 60 होंगे। ये आपको बताया गया। और क्या किया गया भाई साहब? और क्या उद्देश्य है इनका? इनका उद्देश्य है भारतीयों को भी शासन में भागीदारी देना। तो भारतीयों को भी शासन में भागीदारी देने के लिए क्या करेंगे ये लोग कि यहाँ से साथियों हमारे एक व्यक्ति को ये लोग शासन में, यानी कि सरकार में ये लोग शामिल करेंगे। काय में? सरकार में एक व्यक्ति को हमारे शामिल करेंगे। विधायिका में अब तक हम शामिल हो चुके हैं 1861 से ही, लेकिन अब हम लोग
सरकार में शामिल होंगे। सरकार क्या चल रही है? सरकार चल रही है वायसराय प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल चल रही है अब तक। ठीक है, इसमें क्या किया गया? इसमें एक भारतीय को शामिल किया गया। एक भारतीय कौन थे? इनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। शामिल किया गया। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। यानी कि हम लोग सरकार में भी शामिल हो रहे हैं। सरकार में भी शामिल हो रहे हैं। हम जानते हैं साथियों, जो भारत सचिव था, भारत सचिव, भारत सचिव की सहायता के लिए क्या बनाई गई थी? क्या बनाई गई थी? भारत परिषद बनाई गई थी। ठीक है भैया, भारत परिषद, इंडियन काउंसिल बनाई गई थी। और भारत परिषद में इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से भारत परिषद में, भारत परिषद में दो भारतीयों को शामिल किया जा रहा है। यानी कि भारत सचिव की भारत परिषद, भारत परिषद में दो भारतीय, कौन कौन थे दो भारतीय? केसी गुप्ता, केसी गुप्ता और हुसैन बिलग्रामी, हुसैन बिलग्रामी, हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया भाई साहब, शामिल किया गया। बात कुछ समझ में आई ना आई? अरे भैया पल्ले पड़ी ना पड़ी? पल्ले पड़ी कुछ बात? तो 1909 के परिषद अधिनियम से, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से हम लोगों को बातें ये देखने को मिली कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई और मुस्लिमों को यहाँ पर क्या दिया गया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। यानी कि हमारे समाज को बांटने का प्रयास किया गया इन अंग्रेजों के द्वारा। दूसरा, AILC में सदस्य संख्या को बढ़ाकर 16 से 60 किया गया। और ये जो AILC है, वही ये मैंने आपको 1853 के चार्टर एक्ट से बताया होगा कि ये जो AILC बन रही है 1853 के एक्ट से, इसके जो कार्यभार है, इसमें आप लोगों को अब वृद्धि देखने को मिलेगी। इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। अब इसका विस्तार देखने को मिलेगा AILC का। यहाँ पर भाई 16 से 60 किया जा रहा है। और जैसे ही अब अगला एक्ट आएगा 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें इसको द्विसदनीय बना दिया जाएगा। इसको 2 सदनों वाली बना दिया जाएगा। यानी कि अब 2 सदनों वाली हो जाएगी सर जी विधायिका, कि हाँ भैया 2 सदनों वाली हो जाएगी 1919 से। तीसरी बात, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। यानी कि सरकार में अब भी हमारे व्यक्ति को शामिल किया गया। भारत सचिव की भारत परिषद में 2 भारतीयों को, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी साहब को शामिल किया गया। हुसैन बिलग्रामी साहब, बात यहाँ तक क्लियर समझ में आई? अरे बुझे कि ना बुझले, बुझले ना बुझले कि गुरुजी इस बात आपकी सही है। अगला बात करते हैं। अगले पे पहुँचने से पहले हम लोग ज़रा इसको थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है भाई, उन्नीस सौ 19 का आप लोग ध्यान से पढ़िएगा साथी, क्योंकि तकनीकी समस्या के चलते क्लासेस नहीं हो पा रही, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। लेकिन जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग रिवीजन करते रहें। 2-4 दिन की दिक्कत है, मैं इसको सही करा सकता हूँ। पूरा प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से भाई। चलिए, तो
चलिए, तो अगला टॉपिक है अपना भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1999, 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 समझिए साथियों, भारत शासन अधिनियम आने के कई कारण थे 1919 के, कई कारण रहे। जैसे कई कारणों में यदि हम जानें, पहली बात तो साथियों हम जानते हैं कि 1909 के काउंसिल एक्ट से इन अंग्रेज़ों ने हमारे समाज को बांटने का प्रयास किया और इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत इन्होंने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया कि यदि मुस्लिमों की संख्या मुस्लिम बहुमत में है तो उस सीट पर मुस्लिम व्यक्ति ही कैंडिडेट खड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा कुछ कर दिया इन लोगों ने, और इस बात का भारतीय विरोध कर रहे थे। भैया, जो इन लोगों ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी, इस बात का विरोध हुआ, विरोध किया हम लोगों ने कि इन्होंने हमारे समाज को बांटने का प्रयास किया। हमारे अंदर अच्छी खासे हम राष्ट्रवाद पनप रहा था, हम लोग एकजुट थे, एकता थी हम लोगों में, बंधुत्व था, भाईचारे की भावना थी, लेकिन इन लोगों ने हमारे समाज को बांटने का प्रयास किया। तो इन लोगों ने समाज को बांटने का प्रयास किया। पहला कारण क्या रहा 1919 के आने का, कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या हुआ, विरोध हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध हो रहा है। दूसरा कारण यह है कि अब इस समय 1916 लगभग 1916 में कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग का क्या हो चुका है, समझौता हो चुका है। समझौता हो चुका है, लखनऊ में हुआ था, तो समझौता हो चुका है। तो विभाजन की हमारे अंदर कोई ऐसी गुंजाइश है नहीं, हम विभाजन करें अपना। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता हो गया। और बात 1914 में क्या हो चुका है, प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हो चुकी है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो चुकी है इस समय। और जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है तो इन अंग्रेज क्या सोचेंगे, अंग्रेज सोचेंगे कि भारतीय भी हमारे साथ आए किसी न किसी प्रकार से, ये भारतीय भी हमारे साथ आए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना ये पड़ेगा कि जो हम भारतीय को देते आ रहे थे उससे हम लोगों को ज़्यादा देना पड़ेगा, जिससे कि भारतीय भी हमारे साथ आ जाएं। यानी कि जो जितना हम देते आ रहे थे उससे अब हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, जिससे भारतीय हमारे साथ आ जाएं। इन लोगों की यही चालाकी है, अब ये चालाकी है इन लोगों की। अच्छा जी, ये जो आप लोगों के मोंटेग्यू साहब हैं, मोंटेग्यू साहब ने घोषणा करी, मोंटेग्यू साहब जो भारत सचिव हैं, मोंटेग्यू साहब जो भारत सचिव हैं, इस एक्ट का दूसरा नाम भी है भाई, एक आप लोग डाल दीजिएगा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो जो मोंटेग्यू साहब हैं ये क्या है, ये भारत सचिव हैं, ये भारत सचिव हैं। चेम्सफोर्ड क्या है, वायसराय हैं। ठीक है, तो ये जो मोंटेग्यू साहब है, मोंटेग्यू साहब ने घोषणा करी, कब इन्होंने घोषणा करी, अगस्त में, 20 अगस्त 1917। 20 अगस्त 1917 को इन्होंने घोषणा करी कि हमारा उद्देश्य, मतलब हम ब्रिटिशों का उद्देश्य, हम ब्रिटेन वालों का उद्देश्य, ब्रिटिश सरकार का जो उद्देश्य है वह भारत में एक उत्तरदायी शासन का निर्माण करना है, यानी कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। और भाई साहब, जैसे ही भारतीयों ने उत्तरदायी शासन की बात सुनी तो भारतीय सोचने लगे, अरे यार इस बात को सुनने के लिए तो
चलिए साथियों, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज था तो वो हम लोगों ने सही कर लिया। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो 20 अगस्त 1917 को ये जो मोंटेग्यू साहब हैं भारत सचिव, इन्होंने घोषणा करी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन करना है। कैसी सरकार का गठन करना है? तो भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन करना है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का गठन करना है। मतलब जिस बात को सुनने के लिए हमारे कान तरस गए, वो लोग ये लोग बात बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत में हमारा उद्देश्य है उत्तरदायी सरकार गठन करना। अच्छा जी, कि चलो करो साहब। तो पहली विशेषता यहाँ से आपको देखने को मिलेगी 1919 के भारत शासन अधिनियम से या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से, कि यहाँ पर उत्तरदायी सरकार जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। कैसा प्रयोग किया गया भैया? पहली विशेषता यह है कि यहाँ पर उत्तरदायी सरकार की बात की गई। तो उत्तरदायी सरकार के गठन की यहाँ पर बात की गई। पहली विशेषता आपको यहाँ ये देखने को मिलेगी। दूसरी बात भाई साहब, हम जानते हैं कि जो भारत सचिव के सहायता के लिए बनाई गई थी भारत परिषद, जिसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1858 के एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस से। अब उस भारत परिषद में सदस्य संख्या को कम किया जाएगा। भारत सचिव की भारत परिषद में सदस्य संख्या को कम किया गया और कितना कर दिया गया? 8 से 12 कर दिया गया। यानी कि जो भारत परिषद है, भारत परिषद की सदस्य संख्या को घटाकर 8 से 12 किया गया। 8 से 12 किया गया। नंबर तीसरी बात, अब तक क्या होता था मेरे साथी? अब तक होता ये था कि जो भारत सचिव था, भारत सचिव को जो वेतन जाता था अब तक, वो भारतीय राजस्व से जाता था। कहाँ से जाता था? भारतीय राजस्व से जाता था। अब भारतीय राजस्व से हटाकर ब्रिटेन के राजस्व पर भारित कर दिया गया। यानी कि अब भारत सचिव को जो आप वेतन दोगे वो मत दियो, कौन देगा? अब ब्रिटिश सरकार उसको वेतन देगी। मतलब क्या है? ये हमको उसमें ले रहे हैं कि ये लोग क्या दे दें, द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दे दें। दूसरी बात कि हम लोगों की ये लालच में ले रहे हैं, क्योंकि इनका अब हमारे बिना काम चलने वाला नहीं है। हमारे बिना इनका काम चलने वाला नहीं है। इन्होंने पहले ही बता दिया कि अब अगर भारतीयों पर शासन करना है तो कहीं ना कहीं हमको इनको ज़्यादा देना पड़ेगा। जो हम पहले से देते आ रहे थे उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए हमको उत्तरदायी सरकार की भी बात कर रहे हैं, है ना। और ये भारत सचिव का जो वेतन भत्ता है उसको भारतीय राजस्व से हटाकर ब्रिटेन के राजस्व पर भारित कर रहे हैं। और ये अभी तो आपको पता चलेगा कि जो विधायिका आपकी 1853 के चार्टर एक्ट से बनाई गई थी, उसमें मैंने आपको बताया होगा कि उसमें विस्तार आपको देखने को मिलेगा। कहीं सदस्य संख्या बढ़ा दी जा रही है। तो 1909 के परिषद अधिनियम से उसकी सदस्य संख्या 16 से 60 की गई थी। यहीं पर 1909 में और 1919 में वह जो विधायिका थी AILC, उसको द्विसदनीय कर दिया जाएगा, उसको बाइकैमरल कर दिया जाएगा, द्विसदनीय बना दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके क्षेत्र विस्तार आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी उसकी शक्तियों में, उसकी पावर में। तीसरी बात मैंने आपको बताया कि जो भारत सचिव है, भारत सचिव के वेतन भत्ते
वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से हटाकर इंग्लैंड के राजस्व पर भारित कर दिए गए। भारित किए गए, इंग्लैंड के राजस्व पर भारित किए गए। 3 विशेषता हो गई। चौथे यहां से क्या किया गया, चौथा काम यहां से हुआ कि जो भारत सचिव है, भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर, एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। जो भारत सचिव है, भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए एक उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तो ये 4 बातें आपको याद रखेंगे। अरे याद रखेंगे, बुझले का ना बुझले भैया, अरे दिमाग में आई ना आई इतनी बात। चलिए, उम्मीद है आपके खोपड़ी में ये बातें घुसी होंगी। पहली बात कौन सी बताई कि सर जी यहाँ पर उत्तरदायी सरकार के गठन की बात की गई, और दूसरी बात भारत सचिव की जो भारत परिषद थी, भारत परिषद की सदस्य संख्या को घटाकर 8 से 12 किया गया। ठीक है साहब। भारत सचिव के वेतन भत्ते कहाँ पर भारित कर दिए गए, भारतीय राजस्व से हटाकर वह इंग्लैंड के राजस्व पर भारित कर दिए गए। ठीक है। और कौन सी बात की गई, भारतीय सचिव, जो भारत सचिव था, उसकी सहायता के लिए उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। एक उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा भैया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए, तो जिसका था इंतज़ार वही अब काम होने वाला है। यानी कि साथियों, अब जो अपनी जो AILC है, AILC जो है, AILC आप लोगों की द्विसदनीय होने वाली है, वाई कैमरल होने वाली है, जो AILC है आपकी। ठीक है जी। चलिए, अब ज़रा देखते हैं। अब आएंगे महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। UPSC ने भी पूछा है और PCS ने भी पूछा है। यहाँ से 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 24 में भी, 25 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथी। ठीक है भैया। बस क्या करना है, आप लोगों को शांतिपूर्वक बैठना है, शांतिपूर्वक बैठना है। चलिए, तो जो अपनी क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो मैं आपको बता रहा था कि जो अपनी AILC है, देखिए जो अपनी संस्था थी AILC, ठीक है, AILC को यहाँ से द्विसदनीय बनाया गया। क्या बनाया गया, यानी कि 5वां नंबर विधायिका जो क्या है, जो AILC है, अखिल भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय बनाया गया। ठीक, पहले का नाम रखा गया विधानसभा,
एक का नाम रखा गया विधानसभा, विधानसभा। एक का नाम रखा गया राज्य परिषद, राज्य परिषद। ये जो विधानसभा है इसमें 145 मेंबर और इसमें 60 मेंबर। ये जो 145 मेंबर है, 145 में भैया आपके 145 में और जो 160 है, सॉरी जो 60 हैं, इनमें कुछ का चुनाव हुआ। तो जो 145 है, 145 में से 104 का होना है निर्वाचन, और कितने बच गए भाई? 41 बच गए। 41 का होना है मनोनयन, मनोनयन या मनोनीत होना है, या मनोनीत होना है, मनोनीत। 104 का होना है निर्वाचन, ठीक है भाई साथी। और ये जो 60 है, 60 में से 34 का होना है निर्वाचन, 34 का निर्वाचन होना है, और कितने बच गए आपके? 26 बच गए। 26 का होना है मनोनयन, ठीक। ये कुछ है ऐसा मामला। तो मैंने आपको बताया कि जो केंद्रीय विधायिका है, जिसे हम लोग AILC कहते हैं, अखिल भारतीय विधान परिषद, उसको द्विसदनीय बनाया गया। और एक का नाम रखा गया विधानसभा, दूसरे का नाम रखा गया राज्य परिषद। जो विधानसभा है, विधानसभा में 145 सदस्य और राज्य परिषद में 60 सदस्य। 145 में से 104 का होना है निर्वाचन, यानी कि चुनाव होना है, जिसमें से कि भी ये जो 41 सदस्य हैं, 41 का होना है मनोनयन, या ये लोग मनोनीत होने हैं, ठीक है भैया। राज्य परिषद, राज्य परिषद में 60 सदस्य हैं, 60 में से 34 का निर्वाचन होना है, 26 का मनोनीत होने हैं, 26, ठीक। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर अंतिम चुनाव कब हुए? अंतिम चुनाव कब हुए? तो भैया ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसके आधार पर जो फर्स्ट इलेक्शन जो हुए, फर्स्ट इलेक्शन जो हुए वो हुए 1926 में, और जो लास्ट इलेक्शन हुए, जो लास्ट इलेक्शन हुए, अंतिम चुनाव जो हुए वो 1945 में हुए। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, ठीक है, 1945 में। और ये जो चुनाव होने थे भाई, सभी जो चुनाव होने थे, ये जो निर्वाचन होना था, ये निर्वाचन होना था कैसा? प्रत्यक्ष निर्वाचन था। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन था, और इस निर्वाचन में सभी लोग वोट नहीं देते, बल्कि इसमें किन किन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया? जो शिक्षित थे, जो शिक्षित लोग थे वो वोटिंग करेंगे इसमें, और जो टैक्स देते थे या फिर जो कर देते थे, जो कर देते थे उनको अधिकार दिया गया, या जिनके पास संपत्ति थी, जिनके पास जो संपत्ति के मालिक थे उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। यानी कि भैया जो 1919 के आधार पर जो चुनाव हुए, उसमें सभी लोग वोट नहीं डालते, बल्कि किन किन लोगों ने वोट डाला? जो शिक्षित थे उन्होंने, जो कर देते थे, जो संपत्ति के मालिक थे, उन लोगों ने वोटिंग का अधिकार उनको दिया गया, और उन्होंने निर्वाचन में भाग लिया। इतनी बात क्लियर है? तो पहली बात आपको इम्पोर्टेंट जो बात रखनी है याद, वो याद ये रखनी है कि जो केंद्रीय विधायिका है, जो AILC है, जो अखिल भारतीय विधान परिषद है, उसको यहाँ से द्विसदनीय बनाया गया और 2 सदनों वाली बनाया गया, मतलब बाईकैमरल, 2 कमरों वाली बनाया गया। पहले 1 कमरा था, अब 2 कमरा हो गए। एक का नाम विधानसभा, दूसरे का नाम राज्य परिषद। क्लियर है भैया? यहाँ तक बात क्लियर है कि ना क्लियर है? बुझले कि ना बुझले भैया? बात समझ में आई यहाँ तक? तो मैं आगे बढ़ूँ। यहाँ तक बात समझ में आई कि ना आई?
आई तो मैं आगे बढ़ूं फिर। और इम्पोर्टेंट कौन सा काम, ये तो पूछा जाता है, ये तो पूछा गया है कि केंद्रीय विधायिका को दूसदनीय कब बनाया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से बनाया गया। चलिए ये स्ट्रक्चर आप लोग खोपड़ी में रखेंगे याद। चलिए छठी की बात करते हैं, छठवां प्रावधान क्या आया यहाँ से। प्रावधान ये आया है साथियों कि यहाँ से, जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने उत्तरदायी सरकार की बात की थी कि ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसका उद्देश्य है भारत में एक उत्तरदायी सरकार का गठन करना। ठीक है जी। और इन्होंने हमें उत्तरदायी सरकार पूर्णतः नहीं दी, यानी पूरी तरीक़ा से उत्तरदायी सरकार नहीं दी। अभी समझेंगे कैसे नहीं दी। इन्होंने हमको आंशिक उत्तरदायी सरकार दी। कहाँ पर? प्रांतों में। बात चल रही है, प्रांतों की बात चल रही है। तो प्रांतों में इन्होंने हमें आंशिक उत्तरदायी सरकार दी। कैसे दी? केवल आपको ये पता चलेगा कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार दी, तो ये आपकी खोपड़ी में घूमता रहेगा कि यार कैसे दी, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो अभी ये घुमाइए, खोपड़ी में घुमाइए, जरा टॉपिक आने दीजिए। कैसे हुआ गठन, ये समझते हैं, ये समझते हैं जरा। देखिए साथियों, केंद्र द्वारा कुछ विषय, यानी कि केंद्र द्वारा कुछ विषय, कुछ सब्जेक्ट प्रांतों को दिए गए। केंद्र द्वारा कुछ विषय किसको दिए गए? प्रांतों को दिए गए, यानी कि प्रांतों के लिए क्या किए गए? ट्रांसफर किए गए। ट्रांसफर किए गए यानी कि अंतरित बोल सकते हैं या हस्तांतरित बोल सकते हैं। हस्तांतरित या हस्तांतरित किए गए। मैं कह रहा हूं केंद्र द्वारा कुछ विषय प्रांतों को दिए गए कि भैया आप भी इन सब्जेक्ट पर कानून बनाइए, क्योंकि केंद्र पर क्या था? केंद्र पर ज़्यादा लोड था, और उस भार को कम करने के लिए केंद्र द्वारा कुछ विषय राज्यों को, या जो प्रांत हैं आपके, प्रांतों को हस्तांतरित किए गए, जिससे कि केंद्र पर जो भार है वो कम किया जा सके, केंद्र पर भार कम किया जा सके। इसलिए केंद्र द्वारा कुछ विषय प्रांतों को दिए जा रहे हैं। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। तो जो विषय केंद्र द्वारा प्रांतों को दिए जा रहे हैं, ऐसा मत समझ लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का पृथक्करण। नहीं भैया, शक्तियों का पृथक्करण आपको 1935 में जाकर के देखने को मिलेगा। अगर शक्तियों का पृथक्करण हो जाता तो कहीं ना कहीं जो प्रांतों को दिया जा रहा है वो प्रांत ही बनाएगा, उस पर इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसके द्वारा इसको कुछ ट्रांसफर किए जा रहे हैं, कुछ भार कम करने के लिए, कि ले तुम प्रसाद तौर पर समझ लीजिएगा, जैसे प्रसाद दिया जाता है कि हम पर ज़्यादा लोड है, हम कुछ विषय आपको दे रहे हैं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं, मर्जी से दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जो विषय केंद्र द्वारा प्रांतों को दिए गए, कुछ हस्तांतरित किए गए, इन प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांटा गया। यानी कि जो प्रांतों को विषय दिए गए थे, जो प्रांतों के विषय थे, जो प्रांतों के जो विषय थे मेरे साथी, प्रांतों के जो विषय थे, इनको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। प्रांतों के विषय को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, और हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित या अंतरित विषय से कहते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट।
ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट, तो प्रांतों के लिए जो विषय मिले थे, इन प्रांतों के विषय को दो वर्गों में विभाजित किया गया। एक आरक्षित विषय रिजर्व सब्जेक्ट, दूसरा हस्तांतरित विषय यानी कि अंतरित सब्जेक्ट। जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषय में कौन कौन से विषय रखे गए? आरक्षित विषय में साथी, आरक्षित विषय में जैसे राजस्व है, राजस्व, न्याय, पुलिस, सेना, वित्त, ये सब रखे गए किसमें? आरक्षित विषय में, आरक्षित विषय में। और जो हस्तांतरित विषय हैं, हस्तांतरित विषय में कौन कौन से रखे गए? हस्तांतरित विषय में रखे गए जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, समाज कल्याण, कृषि, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। तो ये सब्जेक्ट किस में रखे गए? ये सभी हस्तांतरित विषय में रखे गए, ट्रांसफर सब्जेक्ट में रखे गए। और ये जो आरक्षित विषय थे साथियों, इन आरक्षित विषय का प्रशासन कौन करता? इनका प्रशासन जो करता वो कौन करता? इनका प्रशासन करेगा भैया, इनका प्रशासन करेगा गवर्नर करेगा, क्योंकि प्रांतों की बात चल रही है। गवर्नर करेगा और कार्यकारी परिषद के माध्यम से इनका प्रशासन करेगा, इनका प्रशासन करेगा। और ये जो है, ये जो गवर्नर और उसकी जो कार्यकारी परिषद है, ये किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये क्राउन के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति? ये क्राउन के प्रति उत्तरदायी है। मतलब भाई साहब, क्राउन शासन कर रहा है गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से प्रांतों में। किन सब्जेक्ट पर? आरक्षित विषयों पर। और आरक्षित विषयों में देख रहे हैं आप कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? राजस्व है, मतलब पैसा, राजस्व, न्याय है, पुलिस है, सेना, वित्त, मतलब जहाँ से पैसा आएगा, ध्यान सुनना, जहाँ से पैसा आता वो तो रख लिए इन भाई साहब ने अपने पास, उन पर शासन कर रहा है क्राउन, गवर्नर उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से। मतलब जहाँ से पैसा इकट्ठा होगा, जहाँ से पैसा आएगा। और जो हस्तांतरित विषय हैं, जो भाई साहब जो हस्तांतरित विषय हैं, जो हस्तांतरित विषय हैं, इन हस्तांतरित विषय पर शासन कौन करेगा? इन पर जो प्रशासन करेगा वो करेगा गवर्नर ही, लेकिन विधान परिषद के माध्यम से, विधान परिषद के माध्यम से। और विधान परिषद में तो भाई साहब भारतीय भी हैं, विधान परिषद में भारतीय भी हैं। और विधान परिषद के प्रति क्या है? ये उत्तरदायी है, ये इसके प्रति उत्तरदायी है। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये जो हस्तांतरित विषय हैं, हस्तांतरित विषय पर प्रशासन कौन करेगा? गवर्नर करेगा, लेकिन किसके माध्यम से करेगा? तो विधान परिषद के माध्यम। विधान परिषद में भारतीय भी हैं, यानी भारतीय विधान परिषद में है, और इन भारतीयों के प्रति उत्तरदायी है गवर्नर। समझ में आ रही है? यदि ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि ये जो कार्य कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, गवर्नर उसकी कार्यकारी परिषद, तो हो सकता है उनको इस्तीफा देना पड़े। अविश्वास प्रस्ताव की भी बात की गई यहाँ पर। तो मेरे कहने का मतलब है कि भारतीयों को उत्तरदायी सरकार तो दी गई है। किन विषयों पर दी गई है? हस्तांतरित विषय पर, जो कि गवर्नर करेगा शासन विधान परिषद के माध्यम से। विधान परिषद में भारतीय हैं और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी है गवर्नर। किन विषयों पर? हस्तांतरित विषय। और हस्तांतरित विषय में कौन कौन से विषय हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, स्थानीय स्वशासन। मतलब जहाँ पैसा खर्च होना है, ये कहने का मतलब है जहाँ पैसा खर्च होना है, जहाँ पैसा खर्च होना है उनको दे दिया गया भारतीयों को। यानी कि ये लीजिए, गवर्नर शासन करेगा विधान परिषद के माध्यम से, और विधान परिषद में भारतीय भी हैं, तो भारतीयों के प्रति उत्तरदायी होगा ये। मतलब
मतलब ये है भाई साहब कि जहाँ से पैसा आना है वो तो रख लिए इन भाई साहब ने अपने पास, क्राउन ने। और क्राउन के द्वारा शासन, क्राउन किसके माध्यम से शासन कर रहा है? गवर्नर उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से। और जहाँ पैसा खर्च होना है वो रख लिए, वो दे दिए भारतीयों को कि लीजिए ये शासन करेगा, भारतीयों के प्रति उत्तरदायी होगा। अब समझ रहे हैं? मतलब जिस 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 उत्तरदायी सरकार की बात कर रहे थे कि हम उत्तरदायी सरकार देंगे, उत्तरदायी सरकार, इनको पूर्णतः उत्तरदायी सरकार देनी थी। बात समझ में आ रही है? पूर्णतः उत्तरदायी सरकार देनी थी। और वो कैसी उत्तरदायी सरकार दे रहे हैं? मतलब उत्तरदायी सरकार देनी थी तो भैया इन आरक्षित विषयों पर भी देते, इन पर भी देते, लेकिन ये कहाँ दे रहे हैं? ये केवल हस्तांतरित विषय पर दे रहे हैं जहाँ पैसा खर्च होना है। यानी कि कुछ भाग पर, कुछ अंश पर, कुछ भाग पर इन्होंने हमें उत्तरदायी सरकार दी। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। प्रांतों में उत्तरदायी तो सरकार है। और कैसी प्रांतों में कैसी उत्तरदायी सरकार? आंशिक तौर पर, आंशिक तौर पर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7वां पॉइंट कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। आंशिक उत्तरदायी सरकार गठन किया गया प्रांतों में। ठीक है भैया। अब एक बात आप लोगों ने देखा है ना कि सर जी हमने आपसे पूछा, आपने पढ़ाया हमको कि जो आरक्षित विषय हैं उन पर शासन कर रहा है उन पर शासन कर रहा है क्राउन, गवर्नर उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से। मतलब जो क्रीम है, जो क्रीम शब्द है, जो क्रीमी जो आप लोगों के सब्जेक्ट हैं उन पर शासन कर रहा है क्राउन, गवर्नर उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से। और जो भाई साहब छाछ है, जो मठा है, जहाँ पैसा खर्च होना है वहाँ पर भारतीय शासन कर रहे हैं। मतलब एक तरफ क्राउन शासन कर रहा है और एक तरफ भारतीय शासन कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जहाँ दो लोगों का शासन हो जाता है वहाँ पर कैसा होता है? वहाँ पर द्वैध शासन होता है, वहाँ पर द्वैध शासन होता है। तो मैं कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ साथियों कि ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इस 1919 के भारत शासन अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में कैसा? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। क्योंकि किया जा रहा है ना भैया, एक तरफ तो ये शासन कर रहा है क्राउन, एक तरफ भारतीय शासन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की जा रही है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। अब सुनना मेरी बात, जो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत यहाँ से की जा रही है, जो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया जा रहा है, इसको समाप्त कर दिया जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी, प्रांतों में पूरी तरीक़ा से स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी। यानी प्रांत जो हैं स्वतंत्र कर दिए जाएंगे। और प्रांतों में हम जानेंगे आगे चल करके कि चुनाव होंगे, और 11 प्रांतों में चुनाव हुए आगे चलकर 1935 के भारत शासन अधिनियम से 1937 में, जिसमें से 11 में से 6 में हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, और 3 में गठबंधन की सरकार बनी, 2 में सरकार ना बनी, बंगाल में और पंजाब में। हम लोग बात करेंगे आगे। तो इतनी मोटी बात आपको समझ में आई भैया? कौन सी मोटी बात गुरुजी? कि यहाँ से केंद्र द्वारा कुछ विषय प्रांतों को हस्तांतरित किए गए, ट्रांसफ़र किए गए, है ना, ट्रांसफ़र किए गए। और जो विषय प्रांतों को हस्तांतरित किए गए थे उनको 2 भागों में विभाजित किया गया। एक आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में किसे किसे रखा गया? राजस्व, न्याय, पुलिस, सेना, वित्त। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, स्थानीय स्वशासन इत्यादि, नाली, सड़क, गटर फटर सब।
और जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषय में किस किस को रखा गया, मैंने आपको बताया। आरक्षित विषय का प्रशासन कौन करता है? गवर्नर, उसकी कार्यकारी परिषद करती। और ये किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये क्राउन के प्रति उत्तरदायी है। यानी कि आरक्षित विषय पर शासन कौन कर रहा है? ये भाई साहब क्राउन कर रहा है, इसके माध्यम से। भाई हस्तांतरित विषय पर भारतीय शासन कर रहे हैं विधान परिषद के माध्यम से, और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी है गवर्नर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर दो लोगों का शासन है, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। और कैसी उत्तरदायी सरकार दे रहे हैं हमको? क्या आरक्षित और हस्तांतरित दोनों पर दे रहे हैं? पूर्ण उत्तरदायी सरकार दे रहे हैं? नहीं, बल्कि हमको एक हिस्से पर इन्होंने केवल हस्तांतरित विषय पर उत्तरदायी सरकार दी, यानी कि इन्होंने हमें आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया। तो प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ये आपको मोटी बात पता होनी चाहिए भैया यहाँ से, ठीक है। और अगली बात, अब तक हम लोग किस बात का विरोध कर रहे थे? अब तक हम लोग विरोध कर रहे थे किस बात का? हम लोग विरोध कर रहे थे भैया कि इन्होंने मुस्लिमों को जो हमारे समाज में बांटने का प्रयास किया, जो इन्होंने हमारे समाज में फूट डालने का प्रयास किया, हम उससे नाराज़ थे। हम उससे नाराज़ थे कि इन्होंने हमारे समाज को बांट दिया, मुसलमान और हिंदू कर दिया, और इन्होंने मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। हम इस बात से नाराज़ थे। इन्होंने कहा कि नाराज़, तुम कितने नाराज़ रह लो, जो इन्हें करना है वो करेंगे ये लोग। तो इन्होंने साथियों, इन्होंने हमारे समाज को और ज़्यादा बांटने का प्रयास किया। किस हद तक बांटेंगे आप लोग देखेंगे अभी। तो इन्होंने बांटने का प्रयास किया, और इन्होंने साथियों, इन्हें चैन नहीं पड़ा। इनका पेट थोड़ी ना भरेगा इस चीज़ से, क्योंकि कहीं राष्ट्रवाद ना पनप जाए। समस्या है राष्ट्रवाद ना पनप जाए। और अगर यदि राष्ट्रवाद का विचार आ गया खोपड़ी में लोगों की, तो हो सकता है अंग्रेजों को रातों रात ही भगा दे। इसलिए ये हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास करते रहे हमेशा से, एकता को तोड़ने का प्रयास करते रहे। तो इन्होंने साथियों जिस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का हम विरोध कर रहे थे, उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इन्होंने और बढ़ाया। सिखों को दे दिया, ईसाइयों को दे दिया, आंग्ल भारतीयों को दे दिया। सिखों को, आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को, इन सब को इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दे दी। यानी कि इसके माध्यम से, यानी कि इस एक्ट के माध्यम से, इसके माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करके ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, आंग्ल भारतीयों, सिखों आदि को दे दिया गया। मतलब भाई साहब, समाज को पूरी तरीक़ा से बांटने का प्रयास किया जा रहा है, फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग आए दिन उदाहरण देखते रहते हैं कि किस हद तक लोग गिर जाते हैं इस समाज को तोड़ने के लिए। अब मैंने आपसे ये भी बताया होगा कि साथियों, ये समाज को नहीं तोड़ा जा रहा है, ये समाज को नहीं तोड़ा जा रहा है, ये एकजुटता को नहीं तोड़ा जा रहा है, ये भाईचारे को नहीं तोड़ा जा रहा है, बल्कि मेरे साथी, ये राष्ट्र को कमज़ोर किया जा रहा है। ऐसा करके समाज में एकजुटता को कम करके, भाईचारे को कम करके, बंधुत्व को कम करके आप इस राष्ट्र को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्र को कमज़ोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, जो बंधुत्व है हमारे संविधान की प्रस्तावना में, संविधान का एक उद्देश्य डिक्लेयर किया गया उसको, कि संविधान का उद्देश्य है बंधुत्व की स्थापना करना, भाईचारे की स्थापना करना।
फ्रेटर्निटी की स्थापना करना। तो ये बात आपको पता चली यहाँ से, अरे हाँ या ना। और मैं आपको बता दूं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया। ये संसद की सबसे पुरानी समिति है, लोक लेखा समिति। संसद क्वेश्चन पूछते कि सब संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो लोक लेखा समिति है, जिसका गठन किया जा रहा है 1919 के भारत शासन अधिनियम से। यानी कि 1921 में लोक लेखा समिति का गठन, लोक लेखा समिति गठन किया गया। और 1926 में लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया इसी एक्ट के माध्यम से। और क्या किया गया कि वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर, अब केंद्र सरकार की बात चल रही है कि वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर गवर्नर जनरल, यानी कि जो वायसराय है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में कम से कम 3 सदस्य भारतीय होंगे। कम से कम कितने सदस्य? कम से कम 3 सदस्य भारतीय होंगे। कम से कम 3 सदस्य भारतीय होंगे। यानी कि भैया मैंने आपको बताया 12वें नंबर पे कि वायसराय प्लस उसकी कार्यकारी परिषद में, ठीक है, वायसराय प्लस मुख्य सेनापति, को छोड़कर कम से कम 3 सदस्य भारतीय होंगे। कम से कम 3 सदस्य भारतीय होंगे। यानी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर कम से कम 3 सदस्य भारतीय होंगे। कम से कम 3 सदस्य भारतीय होंगे। ये प्रावधान इसमें है, ये प्रावधान इसमें है भाई साहब। और क्या हुआ? और बहुत काम हुआ। यहाँ से केंद्रीय बजट को प्रांतों के बजट से अलग किया गया। यानी कि केंद्र अपना बजट अलग लाएगा और राज्य अपना बजट अलग लाएंगे। यानी कि जो प्रांत हैं वो अपना बजट अलग लाएंगे। यानी कि नंबर 13, यानी कि प्रांतों के बजट को केंद्र के बजट से अलग किया गया। यानी प्रांतों के बजट को केंद्र के बजट से अलग कर दिया गया। यहां तक बात समझ में आई? यानी कि साथियों, जो प्रांत हैं, प्रांत अपना एक पृथक बजट ला सकते हैं, अपना अलग बजट प्रस्तुत कर सकते हैं। एक और प्रावधान इसमें था कि कुछ ऐसे बिल भी होंगे, कुछ ऐसे विधेयक होंगे, कुछ ऐसे बिल होंगे जो वायसराय की पूर्व अनुमति से पेश किए जाएंगे। क्या आज नहीं है?
आज भी तो आप लोग पढ़ेंगे, आगे चल कर के भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को कि कुछ ऐसे बिल हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से प्रस्तुत किए जाते हैं, चाहे वो आर्टिकल 3 का विधेयक हो, है ना, चाहे वो आपका धन विधेयक हो। तो ये क्या है, ये आपके राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पेश किए जाते हैं। ये और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये बीज है कहीं ना कहीं, ये बीज है, और जो आज है वो फल है कहीं ना कहीं, जो आज है वो फल है। तो यहाँ से 14वां नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, यानी कि कुछ विल या विधेयक ऐसे भी होंगे, ऐसे कुछ बिल या विधेयक ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति की सॉरी जो वायसराय है, राष्ट्रपति याद आ रहा है ना, देख लो, वायसराय की पूर्व सहमति से, पूर्व सहमति से पेश किए जाएंगे। ठीक है भैया, तो कुछ ऐसे विधेयक भी होंगे जो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पेश किए जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई कि ना आई? अरे भैया बुझले कि ना बुझले, ये सब जो प्रावधान हैं आप लोगों के, ये आपको भारत शासन अधिनियम 1919 से आपको देखने को मिलेंगे, यानी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ज़रा स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका, और मैं आगे फिर बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर साथी। इसका एक अंतिम पॉइंट याद रखिएगा, उसके बाद अगली क्लास में ही करेंगे, क्योंकि क्लास अपनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि 1909 भी देखा है, 1919 भी देखा है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसमें लास्ट प्रावधान ये था कि ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसकी समीक्षा करने के लिए अगले 10 वर्ष पश्चात, अगले 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा अगले 10 वर्ष पश्चात, अगले 10 वर्ष पश्चात। लेकिन साथियों हम जानते हैं कि जो इन लोगों ने काम किया है, जो इन लोगों ने काम किया है वो सही नहीं है। यानी कि बात तो की जा रही है कि हम अगले 10 वर्ष पश्चात इस एक्ट की समीक्षा करेंगे कि इसने इसका प्रभाव क्या रहा, इसने सही किया या गलत किया, जो भी है इसका प्रभाव कैसा रहा समाज में। लेकिन साथियों इसने काम क्या कर दिया, अरे जिस बात की हम आलोचना करते आ रहे थे, हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध कर रहे थे, इन्होंने उसे और बढ़ा दिया गया, और बढ़ा दिया इन लोगों ने उसे। हमारे लिए इन्होंने बात कही थी कि हम आपको उत्तरदायी सरकार का गठन करके देंगे, इन्होंने उत्तरदायी सरकार तो दी, लेकिन कैसी दी, हमें आंशिक तौर पर उत्तरदायी सरकार दी। तो भारतीयों में निराशा थी, रोष था भारतीयों में, असंतोष थे हम लोग कि जिसकी हम लोग इनसे अपेक्षा कर रहे थे, इन लोगों ने हमें आधा भी नहीं दिया। तो भारतीयों में असंतोष था, और इसी असंतोष के चलते विरोध हुआ, और विरोध के चलते साथियों ये जो 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन किया जाना था, ये 10 वर्ष पश्चात की वजह 2 वर्ष पहले ही आ गया। 10 वर्ष पश्चात नहीं आया, बल्कि 2 वर्ष पहले ही आ गया, क्योंकि कंडीशन इसका विरोध हो चुका था 1919 के भारत शासन अधिनियम का, क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान इन्होंने ऐसे कर दिए जिनका भारतीयों में असंतोष था। इसकी वजह से 10 वर्ष की जगह 2 वर्ष पहले आ गया, इनके 1919 के 10 वर्ष जोड़ दो 1929, और 2 वर्ष पहले यानी 1927 में ही एक आयोग का गठन किया गया, जिसे कहा गया साइमन आयोग, जिसे कहा गया साइमन आयोग। और इस साइमन कमीशन में इसके अध्यक्ष थे साइमन। तो भाई साहब इस साइमन आयोग में, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने?
7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे भाई साहब, सातों के सातों अंग्रेज थे, सातों के सातों भूतरा थे, सातों के सातों भूरे थे। और ये क्या करेगा? साइमन कमीशन, साइमन कमीशन इस पर विचार विमर्श करेगा 1919 के भारत शासन अधिनियम पर, किसने काम सही किए या गलत किए। और हम भारतीय ने सोचा कि यार मतलब तुम ही कानून बनाओ, मतलब किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया कानून, कि तुम ही कानून बनाओ और तुम ही उसकी समीक्षा करो, तुम ही उसकी जांच करो। ये कहाँ का न्याय है भैया? तो ये जो निर्णय होगा, ये निर्णय तटस्थ हो पाएगा क्या? न्यूट्रल निर्णय हो पाएगा क्या? तो हमें तो नहीं लगता। भारतीयों ने उसका विरोध किया, भारतीयों ने उसका विरोध किया, सभी दलों ने विरोध किया, कांग्रेस ने भी विरोध किया, तमाम प्रकार के गो बैक साइमन के नारे लगाए। और हमारे तो एक लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज में, गो बैक साइमन का नारा देते हुए। कांग्रेस ने विरोध किया। दिसंबर 1927 के एम एन अंसारी साहब की अध्यक्षता में मद्रास में अधिवेशन हो रहा था, उसमें विरोध किया गया इसका। तो जब विरोध ज़्यादा कर रहे थे हम लोग, तो इस समय भारत के सचिव थे, भारत सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड। लॉर्ड बर्किनहेड साहब ने देखा कि भारतीय कैसे विरोध कर रहे हैं, उन्होंने बुलाया कि भारतीय इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ जरा, कि क्या मतलब तुम रट लगा रखी है, तुम यार, तुम काले आदमी हैं, तुम भैंस चराने वाले आदमी, तुम बकरी चराने वाले आदमी हैं, तुम बीन बजाने वाले आदमी, तुम यार सपेरा आदमी हो, तुम काले लोग हो, तुम विरोध करोगे हमारे कानून का, तुम विरोध करोगे हमारे कानून का? कहाँ विरोध करेंगे हम, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा करा है। असंतोष है हम पूरे सब भारतीयों में। तो अच्छा तुम ज़्यादा संविधान सभा की बात करो, ज़्यादा संविधान की बात कर रहे हो, संविधान रट लगा रहे हो। चलो ऐसा करो, एक संविधान का मसौदा तैयार करके लाओ, संविधान का एक मसौदा तैयार करके लाइए। भाई साहब चुनौती दी हमें भारतीयों को, हम भारतीयों को चुनौती दी लॉर्ड बर्किनहेड साहब ने। और इस समय जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू साहब ने, अच्छा चुनौती हम स्वीकार करेंगे, चुनौती हम करेंगे स्वीकार, चुनौती। उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया गया उनके द्वारा, और एक समिति बनाई गई, नेहरू समिति, जिसमें 10 सदस्य थे। और नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत करी सरकार के समक्ष। और उसमें उन्होंने अपनी मांगें रखी। मांगें क्या थी वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में साथियों। तो निश्चिंत होकर के बैठिएगा, एक से एक बेहतर तरीक़ा से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपकी खोपड़ी में उतर जाएँ ये सब चीज़ें, ठीक है। तो जितनी बातें बताई हैं आप लोग खोपड़ी में उतर जानी चाहिए भैया, जिससे तैयारी जो अपनी है उसको एक अलग ही मोड़ दिया जा सके। तो चलिए साथी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक सभी साथी जुड़े रहें। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।